नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता अजय पांडे जी हैं। अजय पांडे हरिया विधानसभा से 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। आज इनसे कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे क्योंकि हरिया विधायक हाकिम लाल बिंद से पहले बात हो चुकी है। देखते हैं अजय पांडे क्या कहते हैं। पांडे जी, आपका मनोज तिवारी टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, अब के क्षेत्रीय राजनीति में बात बाद में करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने क्या ये एक अपना सगल बना लिया कि हम चुनाव नहीं जीतेंगे तो जबरदस्ती छीन लेंगे? पहले कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश। देखिए मनोज जी, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में जो जनता ने अधिकार दिया है विधायिका को दिया हुआ है, और विधायिका में जैसे आप अभी तत्कालीन जो प्रकरण चल रहा है मध्य प्रदेश का, जी जी, अगर वहां की सरकार से 22 विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है, तो आप बताइए कि किस नैतिक आधार से कमलनाथ जी इस समय मुख्यमंत्री हैं। आखिरकार हम अपनी बात पूरी कर दे। आखिरकार हम मुख्यमंत्री विधायकों के समर्थन से ही तो चुनते हैं ना जी। और अगर विधायक 22 स्वतः आगे आकर के इस्तीफा दे रहे हैं, तो उसमें फिर ये कहां से संभव है कि हम उनको छीन रहे हैं? हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। इस्तीफा भाजपा के विधायक ला रहे हैं, वो जाके भाजपा यहाँ शासित है वहां रिसोर्ट में रह रहे हैं। भाजपा के विधायकों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। भाजपा कहती पार्ट साहब हमारा कोई रोल नहीं है। नहीं, इसमें हमारे रोल का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। वो स्वतः रूप से यह देश है, लोकतंत्र है, वो जहां जाना चाहे जाए पूरे भारतवर्ष में, ये उनकी चॉइस है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? अच्छा नेताजी, एक बात बताइए, पहले जिन जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करती थी, आज वो मुद्दे वही मुद्दों को ऊपर करती है और वो काम करती है। पहले छोटी छोटी चीजों पे आंदोलन करती थी, पहले जो है लगता था महंगाई पर आंदोलन करती थी, आज महंगाई पे कोई नहीं कुछ बोल रहा है। बेरोजगारी पर आंदोलन करती थी, बेरोजगारी खत्म नहीं हुई बल्कि नौकरियां कट गई। काले धन पर बोलती थी, काला धन तो आया नहीं और नोटबंदी होके और एक कहते हैं कि घोटाला तो टाइप हो गया। कहने का मेरा ये मतलब है कि बीजेपी जो है वो कहती ज्यादा है, करती कुछ नहीं है। इससे कहां तक सहमत है? देखिए मनोज जी, एक बात आपसे बताएं। जी सर। आपके पास भी पत्रकारिता का लंबा अनुभव रहा है जी। अगर आप पूर्ववर्ती सरकारों का मैनिफेस्टो घोषणा पत्र अगर आप देखेंगे, तो आप पाएंगे कि सरकारें घोषणा पत्र केवल जनता को एक चुनाव की फॉर्मेलिटी हुआ करती थी, उस फॉर्मेलिटी के तहत अपने घोषणा पत्र को प्रस्तुत करते थे। चुनाव जैसे बीतता था, सरकारें बनती थी, घोषणा पत्र कूड़ेदान में डाल दिया जाता था। बीजेपी ने भी ये किया? जी नहीं, हमने जो हमारे घोषणा पत्र थे, हमने उनको 100% लागू किया है। उदाहरण के तौर पर आप देखें, चाहे राम मंदिर का प्रकरण हो, चाहे धारा 370 का प्रकरण हो। आप जरा बताइए, क्या इस देश में कभी कोई सोच सकता था कि धारा 370 जैसी व्यवस्था जम्मू कश्मीर से समाप्त की जा सकती है? यह सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचायक है, जो आप देश से धारा 370 नामक कलंक समाप्त हुई है। नहीं, जैसे आज अपने संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात की जाती है और उसमें जो है स्पष्ट लिखा है कि किसी को भी जो है धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अभी नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जो है एक धर्म को ही निकाल दिया गया, धर्म का नाम लेकर के। इससे देश में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है और बीजेपी कहती कि हम पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ अपने प्रयागराज के मंसूर अली पार्क में 62 दिन से ज्यादा हो गया, 65वां दिन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। उसका जो सपोर्ट कर रहे हैं, मांझी मित्तल का हॉस्पिटल जो है सील कर दिया गया। जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको परेशान किया जा रहा है। इलाहाबाद, मतलब यूपी की सरकार की पुलिस इस तरीके से कर रही है। मनोज जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। देखिए CAA, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं कि CAA किसी की नागरिकता छीनने का बिल नहीं है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो हमारी सरकार ने लाया है, जरा आप मैं ये बात आप बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस देश का बंटवारा धार्मिक आधार पर हुआ, इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? धार्मिक आधार पर तो पाकिस्तान बना। मेरी बात सुनिए, इस देश का बंटवारा धार्मिक आधार पर हुआ। ठीक है, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो नेहरू और लियाकत जी का पैक्ट हुआ, नेहरू लियाकत समझौता हुआ 1900 जब बंटवारे पार्टीशन के समय में, अगर मैं ठीक आंकड़ा न दे पाऊं, लेकिन जो मेरी जानकारी में है, संभवतः उसमें पाकिस्तान में मुसलमानों की जो संख्या थी, वो हिंदुओं की जो संख्या थी, वो करीब 23% के आसपास। एक मिनट सर, नेताजी आपने कहा कि 23% हिंदू जो है पाकिस्तान में थे जी, तो इसको आप थोड़ा सा और करेक्ट कर लीजिए कि पाकिस्तान एक तरफ था जो भारत के उत्तर में बना, उत्तर और पश्चिम में बना, और
बंगाल से सटा हुआ जो पूर्वी पाकिस्तान बना था, जो बांग्लादेश अब हो गया, इन दोनों की संख्या मिलाकर 23% थे। आज की डेट में बांग्लादेश में कितने हिंदू हैं? बांग्लादेश अलग हो गया। आज की डेट में बांग्लादेश में लगभग 13 से 14% हिंदू हैं। पाकिस्तान में मेरा आपसे एक सवाल है, आज इस समय आप मेरे नेता बन गए, मैं आपका नहीं पत्रकार बन गया हूँ, पत्रकार के हिस्से से वहाँ 3% हिंदू। मैं आपसे पूछता हूँ मनोज जी, पार्टीशन के समय पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी कितनी थी? हिंदुओं की आबादी 23% जरूर और थी, अगर लेकिन वो पाकिस्तान, बांग्लादेश भी तो पाकिस्तान का पार्ट मैं था। मानता हूँ, मैं आपकी बात को मानता हूँ कि बांग्लादेश का हिस्सा अलग होने के बाद भी वहाँ 3% बचे। आज जो हिंदुओं की स्थिति पाकिस्तान में है, आप बताइए कि हमारे देश में पार्टीशन के समय में मुसलमानों के हालात क्या थे? हमारे देश में मुसलमानों की संख्या क्या थी? अगर उस संख्या से हम बहुत ऊपर गए और वहां जो हमारी संख्या थी उससे हम बहुत नीचे गए, तो वहां कहीं न कहीं धार्मिक आधार पर उत्पीड़न हुआ। और अगर वहां धार्मिक आधार पर उत्पीड़न हुआ, आप बताइए क्या ये संभव है कि पाकिस्तान में किसी मुसलमान का उत्पीड़न हो सकता है? क्या ये संभव है कि अफगानिस्तान में किसी मुसलमान का उत्पीड़न हो सकता है? नहीं होना। क्या ये संभव है कि बांग्लादेश में किसी मुसलमान का उत्पीड़न हो सकता है? और मैं एक कदम आगे बढ़ के बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि क्या ये संभव है कि हिंदुस्तान में किसी हिंदू का उत्पीड़न हो सकता है धार्मिक आधार? नहीं होगा। अगर नहीं हो सकता है तो सरकार ने यही तो किया है। सरकार का कहना है कि धार्मिक आधार पर जो लोग प्रताड़ित हुए हैं पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, चाहे वो हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, उनको हम नागरिकता दे रहे हैं। दिसंबर 14 से पहले जो लोग आए हैं, इसमें कहां सवाल पैदा होता है जो मंसूर अली पार्क में धरना चल रहा है, शाहीन बाग में, ये तो सब देखिए मनोज जी, एक बात समझ लीजिए, कांग्रेस की जड़ें इस देश में सत्ता के लिए बहुत मजबूती से उसने जड़ें अपनी अंदर तक बैठाई। और आज जितने ये धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, ये कांग्रेस का जो एक डायनेस्टी परिवार है, राजशाही जो परिवार है, ये उसके इशारे पर हो रहा है। अब ये उसकी प्लानिंग है। बीजेपी की परंपरा रही है कि कांग्रेस के ऊपर ही नहीं, हमारी परंपरा नहीं रही। और आप बताइए तो मनोज जी, हर जगह मेरी एक बात का आप जवाब दीजिए। कपिल सिब्बल जी कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं, वो ये जिम्मेदारी के साथ बयान देते हैं कि यह नागरिकता लेने की बात नहीं हो रही, नागरिकता देने की बात। सर, बात सीए का फिर ये विरोध धरना प्रदर्शन कहां से आ जाता है? सीए का विरोध तो उतना नहीं है, ज्यादा विरोध है एनपीआर का और ज्यादा विरोध है एनआरसी का। भाई साहब ये बताइए, एनआरसी पे जो चीज अभी कोई चर्चा में नहीं है, आप मुझे बताएं। हाँ। अभी मैं आपसे बोलूं कि मनोज आपकी शादी हुई नहीं? सर, उसके पीछे नहीं, आपकी शादी हुई नहीं, पहले ये ऑन रिकॉर्ड नहीं बताया जा सकता। चलिए, मान पीछे अभी मेरी शादी हुई है, मेरा बच्चा है, ठीक है जी, मेरा बेटा है, मान लीजिए अभी वो 5 साल का है, और वो 50 साल बाद वो मेरे साथ क्या व्यवहार करेगा या अपने पड़ोसी के साथ क्या व्यवहार करेगा, उसकी चर्चा मैं आज करूं। उसका क्या देखिए, वो बात सही कह रहे हैं आप, लेकिन वो प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं, गृह मंत्री कुछ बोलते हैं, लोगों को शंका है, लोगों को डाउट है। मैं अब आता हूँ प्रयागराज। एक बात बता दूं, इस देश के सर्वोच्च नेता ने अगर उस विषय पर अपना वक्तव्य दे दिया है तो किसी के मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। इस देश के मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मत को स्पष्ट कर दिया है। चलिए, मैं अब आता हूँ प्रयागराज पे। हमने सुना कि हरिया से आप विधानसभा 2022 की तैयारी कर रहे हैं। आप कितना आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी से अजय पांडे को टिकट मिलेगा, जबकि हरिया सीट अपना दल की यश की सीट है और अपना दल यश जो है वो सहयोगी है भारतीय जनता पार्टी की। देखिए मनोज जी, इसका मैं आपको 2 जवाब दूंगा। जी बिल्कुल। एक तो बिल्कुल स्पष्ट ये है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, हम लोग किसी पद के लिए, किसी उसके लिए काम नहीं करते हैं। हम लोग अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र में होने के नाते मेरी भी अपनी एक इच्छा है, मेरी भी अपनी एक सोच है कि मैं राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा करता हूँ। हंडिया चूंकि मेरा आवास है, हंडिया मेरी जन्मभूमि है, हमारी कर्मभूमि है, तो हर राजनीतिक कार्यकर्ता के मन में होता है कि हम भी प्रयास करें। अगर तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपने क्षेत्र की जनता की सेवा कर रहा हूँ, क्षेत्र के लोगों के बीच बना हुआ हूँ। अब ये पार्टी को तय करना है कि मुझे लड़ाती है या नहीं लड़ाती। हमारी पार्टी है, लोकतांत्रिक परंपराओं की पार्टी है। अगर मुझको अवसर देगी तो मैं पार्टी की तरफ से प्रत्याशी होऊंगा। अवसर नहीं मिला, जिसको देगी हम लोग उसको लड़ाएंगे। हम लोग, हमारा प्रत्याशी जो है कमल का फूल है। नहीं, मेरा ये बात सही है, लेकिन जो आपकी सहयोगी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी पार्टी है, उसको प्रयागराज में 3 सीट मिली थी। जी। एक सोराव, जहां से उनके विधायक है, आज प्रदेश अध्यक्ष भी है, और एक जो है प्रतापपुर और एक हंडिया। प्रतापपुर में वो नहीं जीत पाए थे। प्रतापपुर पर कोई सवाल, भाजपा का कोई नेता दावेदारी नहीं करता, लेकिन हंडिया से भी वो नहीं जीत पाए थे। लेकिन हंडिया से दावेदारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। इसका मतलब अपने सहयोगियों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती नहीं है, या वो ये मान के चलती है कि उसके सहयोगी सरेंडर करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है।
अगर पिछली बार आपने देखा कि वहां से अपना दल के प्रत्याशी हमारे आदरणीय राकेश दत्त त्रिपाठी जी की पत्नी ने चुनाव लड़ा, हम सबने मजबूती से उनको चुनाव लड़ाया। अगर हमारा नेतृत्व यही तय कर देगा कि पुनः अपना दल को या किसी अन्य दल को जाना है, तो हम बिल्कुल समर्पित कार्यकर्ता की तरह उस पार्टी को, उसके कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाएंगे। और अगर हमारा नेतृत्व ये तय करता है कि हमारा अपना कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, हमारे अपने कार्यकर्ता को हम इस लेवल तक, इस कदर उसको तैयार कर चुके हैं कि हमारा कार्यकर्ता लड़ सकता है, तो हम लोग लड़ेंगे। सर एक बात बताइए, अभी जो पिछला विधानसभा चुनाव जो 2017 हुआ, उसमें आधी तूफान की तरह बीजेपी ने पूरे प्रदेश में विपक्षियों का सफाया कर दिया। यहाँ तक कि 2-4 महीने पहले बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने वाली वो 19 सीट पे चली गई और पूर्ण बहुमत की अखिलेश की सरकार 49 सीट पर 50 सीट भी नहीं पाई। लेकिन फिर भी प्रयागराज की 3 सीटें आप नहीं बचा पाए, उसमें से एक आपका क्षेत्र हरिया है। इसका मतलब बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत नहीं किया, क्योंकि ये अपना दल यश को सीट गई थी। ऐसा नहीं है, कुछ स्थानीय परिस्थितियां रही होंगी जिसकी वजह शायद हम लोग अपनी बात को जिस हिसाब से वहां कन्वे करना चाहिए था नहीं कर पाए, इसलिए हम चुनाव हार गए। लोकतंत्र है, इसमें हारना जीतना। ये हाकिम लाल बिंद की लोकप्रियता थी क्या? नहीं, हाकिम लाल बिंद तो हंडिया के इतिहास में अब तक ये मान के चलिए कि सबसे असफल विधायकों में से एक है। अरे इस पर मैं बात करूंगा। हाकिम लाल बिंद ने मुझे एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने 44.5 करोड़ रुपए की सड़कें हरिया में बनवाई है। पहले हरिया की सड़कों पर चलना मुश्किल होता था, लेकिन अब 90% सड़कें बन गई हैं। और आप कह रहे हैं कि वो असफल विधायक रहे। देखिए, मैं एक बात बताऊं इस पे जी। हाकिम लाल बिंद जी ने आपके इंटरव्यू में एक बात और कही, मैं आपके आने से पहले उनका इंटरव्यू देखा। जी जी जी। उन्होंने कहा कि सरकार जिन 5 करोड़ की सड़कें हर विधायक को देने की बात करी थी, उसमें हाकिम लाल को 5 करोड़ की सड़कें नहीं दी। जरा आप कल्पना करिए कि उनके खुद के बयानों में क्या अंतर है, विरोधाभास। एक तरफ वो कह रहे हैं कि 5 करोड़ की सड़कें हमें नहीं मिल रही है, और दूसरी तरफ वो दावा कर रहे हैं कि 44.5 करोड़ की सड़कें उन्होंने बताई। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपसे कहता हूँ कि 44.5 करोड़ नहीं, उससे ज्यादा की लागत की सड़कें हंडिया में बनी है और आगे बनने भी जा रही हैं। वो किसके? वो प्रस्ताव हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, मंडल अध्यक्षों ने, हम लोगों ने अपने उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य को समय समय पर लिख के दिया है, और उन्होंने इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि आपको हंडिया में नेतृत्व कमी नहीं महसूस होगी। जितना एक विधायक करता होगा, उससे ज्यादा हंडिया का विकास हंडिया के भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से होता हो। तो हाकिम लाल बिंद जबरदस्ती श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए नेताजी, विधायक से आप कितना संतुष्ट हैं अपने? हंडिया विधायक? हंडिया विधायक मैंने आपसे कहा कि वो अब तक के सबसे असफल विधायक है। आप जरा क्षेत्र में पता कर लीजिए, मैं जल्दी ही एक सूची जारी करने वाला हूँ, आप लोगों को भी दूंगा। जरा वो बताएं कि उन्होंने अपनी निधि का कितना हिस्सा वहां के प्राइवेट स्कूलों पर कमीशनबाजी करके दिया हुआ है। तो ये अगर गंभीर आरोप, ये अगर हंडिया विधायक ऊपर आरोप है तो सारे विधायक ऊपर हो सकता है? नहीं, सबके ऊपर नहीं है। ये मैं हंडिया की बात कर रहा हूँ स्पेशली, कि वहां हंडिया विधायक के माध्यम से प्राइवेट शिक्षण संस्थानों को पैसा दिया जा रहा है और खुलेआम 50% कमीशन लिया जा रहा है। 50% कमीशन खुलेआम लिया जा रहा है। अरे हरिया विधायक कमीशन खोरी कर? बिल्कुल कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, इसके लिए आपने कहीं शिकायत भी नहीं किया? इसके लिए आपने जो है, आखिर इस तरीके का आरोप विधायकों के ऊपर लगता रहता है। ये हम लोगों ने संबंधित संस्था से उसकी सूची मांगी है कि उन्होंने कितने अपने विधायक निधि का पैसा किन किन संस्थाओं को दिए हैं, और हम लोगों के पास पर्याप्त एविडेंस है कि उन्होंने लोगों से कमीशन खोरी की है। अच्छा सर एक बात, और इसका देखिए एक बात और बता दें, हंडिया कई मामले में पूरे जनपद में सबसे विकसित विधानसभाओं में से रहा। बिल्कुल। देखिए, बहुत इसमें कोई लाग लपेट नहीं। अब वो हाईवे पर पड़ता है तो। और आपसे बता दूं मनोज जी, हंडिया का जो विधायी परंपरा रही वो बड़ी समृद्धशाली रही। हंडिया से बाबू अठई राम यादव विधायक हुए, महावीर शुक्ला विधायक हुए, राजीव राम राणे जी विधायक जी भी हुए, राजेंद्र त्रिपाठी जी विधायक हुए, आदरणीय राकेश दत्त त्रिपाठी जी विधायक हुए। बहुत हद तक जनता के बीच समन्वय करने का काम महेश नारायण सिंह विधायक हुए। हंडिया की जो समृद्धशाली परंपरा रही, मैं देखिए कोई किसी दल में राजशाही वाली नहीं, राजशाही वाली नहीं। मैं आपसे जिम्मेदारी से कहता हूँ ये बात। आज अगर पूरे जनपद की मैं बात कर रहा हूँ, प्रत्येक ब्लॉक में अगर सीएससी है तो वो हंडिया में है, फायर स्टेशन है हंडिया में है, सड़कें हंडिया में है, सरकारी विद्यालय हंडिया में है, महाविद्यालय तो पहले से विकसित है। मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां का जो हमारा नेतृत्व रहा, जिस नेतृत्व को हाकिम लाल या छोटी सोच के लोग गाली देते हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जबकि हो सकता है लोग मेरे प्रतिद्वंदी हो आने वाले नहीं। ये मैंने सुना है कि हरिया जो है वो कभी सत्ता पक्ष के विधायक को नहीं जिताती है। नहीं, ऐसा नहीं है। अक्सर जो है विपक्ष के लोग हो जाते हैं। ये अभी राकेश दत्त त्रिपाठी मंत्री नहीं थे, मंत्री रहे, ऐसा नहीं है।
हमारा कहने का मतलब यह है कि हंडिया में जितना विकास हुआ है, हाकिम लाल जी को अपनी नाकामियों को स्वीकार करना चाहिए। सही है कि उन्होंने अपने फंड को बेचा है, उन्होंने हंडिया के लिए कुछ नहीं किया है। ये आजकल जो वीडियो वगैरह चीजें चल रही है, उनके गुमशुदगी की रिपोर्ट लगी वहां पर, जगह जगह पेपर ये लगवाया किसने? सुना जा रहा है भाजपा को क्या पड़ी है, आप बताइए। हम लोग आपसे बताएं, हम लोगों की सरकार ने, हम लोगों के माननीय मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे उप मुख्यमंत्री जी केशव प्रसाद मौर्य जी ने हम लोगों को इतना अधिकार दिया हुआ है कि मैं आपसे बताऊं कि हम लोग हंडिया के इतिहास में ये बनने जा रहा है कि अगर भगवान ने चाहा, हमारी सरकार की इच्छा शक्ति है कि 2022 से पहले हंडिया को यमुना पार से जोड़ने के पुल तक देने का काम हमारी सरकार करने जा रही है। अब तो 2 साल का समय बचा है, इतने कम समय में कैसे हो सकता है? मैं मानता हूं अगर उसका प्रारूप तय हो जाए, उसका शिलान्यास हो जाए, काम चालू हो जाए, तो अपने आप में बड़ी बात हो जाएगी। अच्छा, मैं ये जानना ऐतिहासिक काम होगा। हरिया से जो है अपना दल यश चुनाव लड़ेगी या बीजेपी? अभी तो बिल्कुल हमारी पार्टी लड़ेगी। हमारा मानना है कि हमारा संगठन बिल्कुल, हम लोग जमीन स्तर पे तैयारी, बीजेपी लड़ेगी बिल्कुल हमारी अपना दल यश को नहीं। अब ये नेतृत्व तय करेगा। देखिए, इस पे मैं इसलिए टिप्पणी, अब मैं ये जानना चाहता हूँ, ये काम नेतृत्व, अजय पांडे ने हरिया के विकास के लिए अपने दिमाग में क्या मानचित्र बना के रखा है, जबकि अजय पांडे ये भी कह रहे हैं कि हरिया पहले से विकसित है, जो वहां विकास करने के लिए कुछ है भी नहीं। देखिए, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, राजनीति में हमेशा नकारात्मक बातें करने अच्छी बात नहीं होती है। मेरा मानना है कि मैं हंडिया में विकास के मामले में बड़ी लकीर खींचने का काम करूंगा, बड़ी लकीर खींचने की कोशिश करूंगा। मैं ये नहीं कहता कि हमारे पूर्ववर्ती विधायकों ने विकास नहीं किया। मैं विकास के मामले में आदरणीय राकेश दत्त त्रिपाठी जी ने बहुत बड़ा काम किया है, वहां पे कोई उनको झुठला नहीं सकता। राजेंद्र त्रिपाठी जी ने किया है, बाबू अठई राम जी ने किया है, महेश नारायण सिंह जी ने किया है। जितने हमारे विधायक रहे हैं, उन्होंने अपनी क्षमता के अनुरूप पर्याप्त काम किया है वहां पे। मेरा ये मानना है कि जब अगर वहां की जनता ने मुझे मौका दिया, मेरी पार्टी ने मुझे मौका दिया, तो मैं वहां विकास के मामले में बड़ी लकीर खींचने की कोशिश करूंगा। तमाम चीजें हैं, इंडस्ट्री का काम है, पक्के पुल के निर्माण का काम है, सड़कों के मरम्मत का काम है, तो फर्क पड़ता है। नेताजी, एक चीज और बताइए, राकेश दत्त त्रिपाठी के बारे में पिछली बार भी सुना जा रहा था 2017 इलेक्शन के पहले कि वो भाजपा में जा सकते हैं। अच्छा, उस समय तो वो गए नहीं। यदि अब की बार वो भाजपा में आ गए तो क्या आप उनके टिकट का विरोध करेंगे? बिल्कुल नहीं। हमने आपसे, देखिए, मैंने बहुत पहले स्पष्ट रूप से कहा, हमने बातचीत के शुरुआत में ही आपसे कहा कि हमारा नेतृत्व जिसको भी तय कर देगा, हम लोग उसके साथ हैं। सर, अक्सर तो आपका नेतृत्व बाहर से लोगों को बुला लेता है, बाहर के नेता आ जाते हैं और आपके नेता रह जाते हैं, जैसे पिछली बार हुआ था। तो आपको लगता है कि 2022 में वही जो पिछली बार वाली प्रक्रिया ही दोहराई जाएगी? देखिए, 14 साल हम लोग सत्ता से बाहर रहे उत्तर प्रदेश में, तो राजनीति की अपनी कुछ आवश्यकताएं होती हैं। कहीं न कहीं हम लोग 14 साल सत्ता में नहीं थे, धीरे धीरे हमारा संगठन थोड़ा कमजोर हो गया था उत्तर प्रदेश में। लेकिन 2014 के बाद जब आदरणीय अमित शाह के नेतृत्व में और माननीय सुनील बंसल जी के नेतृत्व में जब उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन का पुनर्निर्माण का कार्य हुआ, तो आप ये जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता के राजनीतिक चरित्र का भी निर्माण धीरे धीरे क्रमवार करती रहती है। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले 2022 के चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी के पास उसके अपने इतने पर्याप्त कार्यकर्ता होंगे जो स्वतः चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अच्छा नेताजी, मैं आपसे रैपिड फायर क्वेश्चन करना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या हरिया की राजनीति में 2022 के पहले कोई बदलाव होगा? किस तरह के बदलाव की आप अपेक्षा कर रहे हैं? मैं दल बदल या कोई और? देखिए, वो तो ये आप भी जानते होंगे, पत्रकार हैं, हमसे ज्यादा आपके पास जानकारी होगी। वर्तमान विधायक ही कई पार्टियों में नंबर लगाए हुए हैं। पहले आप उनसे पूछिए कि बसपा में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। नहीं, वो तो बसपा में उन्होंने कहा। हम लोग तो सीना ठोक के कह रहे हैं कि हम लोग टिकट पाएंगे, नहीं पाएंगे, कोई टिकट पाएगा। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, चाहे हम लड़े चाहे कोई लड़े, हम लोग भाजपा में रहेंगे। अच्छा, लेकिन क्या हाकिम लाल स्वयं बसपा में रहेंगे, इस बात का प्रश्न पहले आप उनसे पूछिए। सर, आप एक एक शब्दों में जवाब दीजिए। यूपी गवर्नमेंट को कितना नंबर देंगे? 10 में 10 में 10। आप ये बताइए, कानून व्यवस्था फेलियर पे क्या बोलेंगे? कानून व्यवस्था फेल कहाँ है, आप बताइए। कट्टरवादिता जो देश में फैल रही है उसके लिए कौन? कट्टरवादिता नहीं है ये। आप देखिए, ये कट्टरवादिता नहीं। कट्टरवादिता अगर देश में फैल रही है तो उसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की जो तुष्टीकरण की नीति है वो उसकी जिम्मेदार। 2022 में भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता बचा पाएगी यूपी में? सत्ता नहीं बचाएगी, बल्कि हम लोग पिछली बार के मुकाबले कम से कम 25 सीट ज्यादा जीत के आने वाले हैं। 2022 में हरिया से विधायक कौन हो सकता है?
भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता होगा, भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल होगा। यानी अपना दल से तात्पर्य खत्म हो जाएगा संबंध। अब वो नेतृत्व के ऊपर है, जो नेतृत्व तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। नेताजी, आप हमारे टॉक शो में भाग लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको होली की बहुत शुभकामनाएं। अभी आप देख रहे थे अजय पांडे को, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और हरिया से जो है विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। आपने कहा कि आज तक के इतिहास में हरिया इतना विकसित विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन सबसे असफल विधायक वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी के हाकिम लाल बिंद जी हैं और उनके खिलाफ गुमशुदगी की लोगों ने पोस्टर भी लगवा दिए थे। यहां तक कि अजय पांडे का कहना है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनेगी और कट्टरता नाम की यहां कोई चीज नहीं है। आप देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो। मैं आपसे दोबारा किसी नेता से और